बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको एक बार खुशामदीद कहते हैं जनाब। और बजट के बाद हम देख रहे हैं तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में जैसे इजाफा होता है साथ ही महंगाई बढ़ जाती है। हुकूमत ये इजाफा करने के साथ साथ क्रेडिट भी ले रही है, क्योंकि ओगरा ने जो समरी भेजी थी 11 रुपये 50 पैसे की वो समरी थी, वज़ीर आज़म ने वो समरी मुस्तरद की और 5 रुपये 40 पैसे का इजाफा किया गया है। और आज की जो खबरें हैं वो ये हैं कि घी, आटा और चीनी की जो कीमतें हैं उनमें होशरुबा इजाफा हो गया है और महंगाई में पिसी हुई आवाम के लिए यकीनन ईद से पहले ये कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अगर हम मुआशी तरीके से देखें तो हुकूमत ने IMF के साथ कुछ वादे वईद किए हैं, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम से निकलना भी नहीं चाहते हैं। शौकत तरीन साहब जो कि वज़ीर ख़जाना हैं वो बहुत पुरएतमाद हैं कि वो अगले साल जब हम सितंबर में हम दोबारा भी IMF में जाएंगे तो वो IMF को मुतमईन कर सकेंगे। लेकिन हुकूमत ने जो फैसले किए उन फैसलों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक तो पेट्रोलियम लेवी जो है वो ज़ीरो हो गई, सेल्स टैक्स में कमी की जो खबरें हैं उसकी भी तस्दीक की है वज़ीर ख़जाना साहब ने। लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं कि IMF से जो वादा किया गया है वो ये है कि 600 अरब रुपए जो पेट्रोलियम लेवी की मद में इकट्ठा करेगी हुकूमत, और इसके अलावा जो टैक्सेस इकट्ठे करने हैं वो भी हमने एक बड़ा ही एम्बिशियस टारगेट रखा है इस माली साल के लिए। और अगर सेल्स टैक्स में कमी हो जाती है तो महसूलात की कमी का वो बायस बनेगी। वो गैप कैसे पूरा करेंगे, IMF को कैसे मुतमईन करेंगे, ये बहुत ही अहम सवाल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम सवाल है वो ये है कि हुकूमत बार बार ये कहती रही है कि हम जो फैसले कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हैं। वही लेवी टैक्स जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने जो उसकी शरह रखी थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी। उसको PTI की हुकूमत ने आते ही अपने पहले बजट में उनकी जो स्लैब उन्होंने तय की थी उसको उन्होंने मुस्तरद किया था। लेकिन गुज़श्ता बरस हमने देखा कि 44% तक लेवी की मद में चार्ज किया जाता रहा है और अब वो लेवी ज़ीरो कर दी गई है। क्या हमारी इकॉनमी में इस वक्त इतना पेशरफ्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत इतनी पुरएतमाद है? क्या जो इसमें टैक्स की कमी होगी महसूलात की उसको पूरा करने के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान है? क्या हमारी एक्सपोर्ट्स वाकई इतनी बढ़ रही हैं कि जो दीगर ज़राए हैं महसूलात इकट्ठा करने के वहाँ से ये सारी कमियाँ पूरी हो सकेंगी? ये तो बुनियादी सवाल हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब एक बहुत ही अहम समिट हो रहा है, ताशकंद समिट, जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मौजूद हैं और उन्होंने भारत के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत अहम वहाँ पर बयानात भी दिए हैं। और बिलखुसूस अगर अफ़गानिस्तान के हवाले से गलतफहमियों की बात करें तो उन्होंने बहुत करारा जवाब भी दिया है अफ़गान हुकूमत को, और जो पाकिस्तान के हवाले से बार बार अदम एतमाद का इजहार होता है उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। और एक भारतीय सहाफ़ी को उन्होंने भारत के साथ हमारे ताल्लुकात की नोयत और भारत की मुनाफ़कत के हवाले से भी बहुत अहम जवाब दिया। आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से उनके क्या ख्यालात थे, और फिर हम जो ताशकंद में उन्होंने बहुत अहम आज बात की वो भी आपको सुनवाएंगे। आइए पहले सुनते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से खान साहब क्या कहते थे। डीजल वो चीज़ है जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, एक छोटा किसान करता है ट्यूबवेल के ऊपर, ट्रांसपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं जिससे सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, आम छोटे छोटे ताजर अपने वो जनरेटर के अंदर डीजल डालते हैं। डीजल वो चीज़ है जिससे सारी चीज़ें महंगी होती हैं। और अगर ये डीजल नीचे ले आए जिसकी कीमत इस वक्त 38 रुपए होनी चाहिए, अगर 38 रुपए पे ले आए डीजल, आप सोचें कि इस वक्त कितना हर चीज नीचे आएगी, क्योंकि जब ऊपर जाती हैं तो आवाम के ऊपर पूरा बोझ आ जाता है, जब वो नीचे आती हैं तो आवाम का फायदा करवाए। इस वक्त ये चीजें सस्ती हो सकती हैं, आवाम की जिंदगी बेहतर हो सकती है। एक चीज से उनको अगर फायदा हो सकता था, अब डीजल की कीमत नीचे ले आते, और डीजल के ऊपर 98% टैक्स। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना टैक्स नहीं लगाया किसी ने। पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है? 1 लीटर पे 35 रुपया, 35%। डीजल पे कितना 1 लीटर पे टैक्स लगता है? 50% टैक्स। 1 लीटर डीजल पे 50% टैक्स। पता नहीं डीजल पे ज्यादा टैक्स क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि ज्यादा आम लोग डीजल इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, उससे पैसा ज्यादा इकट्ठा होता है। ये इनको फिक्र नहीं कि गरीब को कुचलते हैं। अवाम के पास खरीदने की कुव्वत कम होती जाती है, लोग गरीब होते जाते हैं, कौम गरीब होती जाती है।
जी, अवाम की जो कुव्वत ख़रीद है वो कम होती जाती है और आज हमने देखा कि किस तरीके से जो अशाए ज़रूरिया हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं ईद से कुछ रोज़ कबल। और ताशकंद की मैं बात करी थी, एक भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि क्या दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ चल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या जवाब दिया वो सुनते हैं। आज का हमारा वो मौजू तो नहीं है लेकिन बहुत अहम डेवलपमेंट है, पहले वो सुनते हैं फिर अपने मौजू और अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। आतंकवाद दोनों चल सकता है, ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। जी, एक बार फिर अमन की बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने की। इस पे हम कल वाले प्रोग्राम में बहुत डिटेल में आपसे बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है मफाद आमा, और मफाद आमा के लिए जो हुकूमत अपनी मौशी पॉलिसियाँ बना रही है और जो दावा करती रही कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे हमने कितना अचीव किया है। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर परवेज़ ताहिर साहब, मौशी तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर शाहिद हसन साहब जो कि माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन साहब हमें ज्वाइन इन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान शाह साहब जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना हैं। सलमान शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान शाह साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहूँगी। जब IMF के साथ हमने एक कमिटमेंट कर ली है और उस कमिटमेंट में ज़ाहिर है पेट्रोलियम लेवी का एक बड़ी मद हमने रखी है, और फिर हम कह रहे हैं कि 5,800 अरब रुपए के हमने टैक्सेस भी इकट्ठे करने हैं और साथ ही साथ हम सेल्स टैक्स भी कम कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की मद में, तो ये सारे फैसले आप कैसे देखते हैं कि ये सही स्ट्रैटेजी है हुकूमत की? बाकी इस वक्त हमारी मईशत ऐसे स्टेज पे है कि जहाँ पे जो कमी होगी महसूलात की वो हम पूरी कर पाएंगे और IMF को हम मुतमईन भी कर पाएंगे। देखिए, IMF हमारा जो प्रोग्राम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो जिसे कहना चाहिए हदफ है वो प्राइमरी डेफिसिट का है, और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 0.6% ऑफ GDP जो है वो करने की ज़रूरत है। उसका बेसिकली मतलब ये है कि ये अगर आप वो 0.6 पे अचीव कर लेते हैं तो फिर आपका प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन रहता है। बट इसके साथ साथ आई थिंक कि प्रोग्राम की वजह से और भी बहुत सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हो चुकी हैं, एंड आई थिंक कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका एक्सचेंज रेट जो है एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट बड़ी अच्छे तरीके से सेंट्रल बैंक जो है स्टेट बैंक उसको चला रहा है और उसने उसको मैनेज भी ठीक तरीके से हो रहा है और कुछ उसमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो बड़ा एक अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है। लोगों का जो डिपॉजिट्स भी उसमें बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ जो लोनिंग की अरेंजमेंट्स हैं, फाइनेंस करने की जो एपिटाइट है बैंकों की वो भी बड़ी अच्छी है, उनके पास लिक्विडिटी वगैरह भी बड़ी अच्छी है। तीसरी चीज़ ये है कि प्राइवेट सेक्टर इस वक्त उसका कॉन्फिडेंस खासा हाई है और उसने भी इन्वेस्टमेंट के जो प्रोग्राम्स बनाए हैं और जो पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट सेक्टर में वो जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और दूसरी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो भी खासी इम्पोर्टेंट होती जा रही है, और इन्वेस्टमेंट का जो एक क्लाइमेट है उसमें खासी बेहतरी आ रही है। सही। अब इसमें FBR की भी रिफॉर्म्स हैं जिसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स हैं जिस पे शौकत तरीन साहब ने पूरा फोकस लिया हुआ है ताकि वो भी एक आसान टैक्स सिस्टम बन सके जो रेवेन्यू भी जनरेट करे और उसके साथ साथ इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट को भी इंसेंटिवाइज करे। और आई थिंक ये सारी चीज़ें मिल के एक पॉजिटिव डायरेक्शन इसकी डेफिनेटली बन रही है। रेमिटेंसेस जो हैं अब जो नंबर्स आए हैं तकरीबन $29 बिलियन के, ये एक एक्सेप्शनल अमाउंट है जो पाकिस्तान के पास आया है, जिसने हमें बहुत तकवीत दी है, हमारे रिजर्व्स बहुत बेहतर किए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिचुएशन इतनी अच्छी है कि हम इन फैसलों को ठीक है आप कह रहे हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है कि हम सस्टेन कर सकते हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगी, जो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट है उसको हमने कैसे सस्टेन करना है मैं आपसे वो भी पूछूंगी, लेकिन डॉक्टर शाहिद साहब आपको ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला ये कैसा लग रहा है? क्योंकि हुकूमत ने 2-3 दफ़ा ये ऐलान किया कि हम नहीं बढ़ाएंगे कीमतें,
और चाहे आप 3 रुपये बढ़ाएं, चाहे 2 रुपये या 1.5 रुपया भी बढ़ाएं, आप देखें उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है और बिलखुसूस जो उसका महंगाई के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर जो हम देखते हैं इम्पैक्ट, वो आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, अभी जो ये इजाफा हुआ है उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि इस माली साल में आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत में तकरीबन 15 से 20 रुपया मजीद इजाफा होने जा रहा है। इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। तो ये तो अभी इसके अलावा 15 से 20 रुपया फी लीटर अभी और इजाफा होना है मरहलेवार। ये मैं आपको पहली बात बता दूँ। फिर आपका सवाल अगर ये है कि ये इजाफा क्यों कर रहे हैं, तो ये इजाफा इसलिए कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले एक 10 नुकाती हिकमत अमली दी थी। उसमें से सिर्फ मैं 2 का आपको रेफरेंस दूंगा। उसमें उन्होंने ये कहा था कि इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर, विदिन 100 डेज, हम अदल पर इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज करेंगे, यानी वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। वो टैक्स लगाने के बजाय उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। अगर मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से कहा था कि मैं 8,000 अरब रुपए इकट्ठा करूंगा, बाद में 2019 में उन्होंने कहा 10,000 अरब रुपया। अब 10,000 अरब अगर करना था उन्होंने और अब 5,800 आपने रखा है, तो 4,200 रुपए का ये डेफिसिट आ रहा है। लेकिन मैं अगर ये कहता हूं कि अगर आप 5,800 का जो फखरिया बात कर रहे हैं, जरा सा इसको एग्जामिन कर लें बजट को। 5,800 के अलावा 2,100 अरब रुपया नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं, यानी वफाक के पास जो पैसा होगा वो होगा 7,900 अरब रुपया। उसमें से 3,400 अरब रुपया सूबों को जाएगा NFC अवार्ड के पास। तो वफाक के पास पैसे बचते हैं 4,500 अरब रुपया। 3,000 अरब रुपया सूद देना है, 1,400 अरब रुपया दिफा में है, तो आपका पैसा तो हो गया बराबर। अब ये बाकी पूरा मुल्क चलना है, ये कहाँ पे चलेगा? ये पेट्रोलियम लेवी पे चलेगा, बिजली के नरखों पे चलेगा, कर्जों पे चलेगा, बजट खसारे पे चलेगा, कर्जों पे चलेगा, तरक्याती अखराजाती कटौती करेंगे, ये क्या करेंगे? मैंने तो आपसे कहा 2 मदों में आपका पैसा सिफर हो गया। ये बात समझने की है। दूसरी बात जो समझने की है कि आज की तारीख में अगर आप देखें तो पेट्रोल के नर्ख पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हैं। तो क्या आलमी मंडी में इस वक्त सबसे ज्यादा तारीख में है, या तो अभी आलमी मंडी में बहुत कम है? इसका मतलब यह कि या तो हमारी गलत पॉलिसियां हैं या हमने अपने बेतहाशा टैक्स लगाया है। जब सलमान शाह साहब ने बड़ा अच्छा वज़ारत खजाना चलाया था, उस वक्त इशरत साहब हुआ करते थे गवर्नर स्टेट बैंक। उनका मैं आपको स्टेटमेंट बता दूं जिससे मैं मुत्तफिक था, वो है 2003 का। यही आपका हल था। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम टैक्सों की चोरी रोक लें तो फिर पेट्रोलियम लेवी सिफर हो जाएगा, जो उससे चंद रुपए होता था, आज ये 30 रुपए है, और GST जो है वो 5% पर आ जाएगा। इस फार्मूले से 2,200 अरब रुपया आप ज्यादा आवाम से वसूल कर रहे हैं, क्योंकि GST आपने 17% कर दिया, और भत्ता जिसे पेट्रोलियम लेवी आप कह रहे हैं, इसको आपने 30 रुपए लीटर तक कर दिया, 610 अरब। इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो हमने टैक्सों की चोरी के नुकसानात को पूरा करने के लिए किया। ठीक है, ये हमने आवाम पे डाल दिया। मैं वापस आपके पास भी आती हूँ शाहिद साहब, क्योंकि आपने माजी का एक हवाला दिया है और हमें लगता है कि जो हमारा फ्यूल मिक्स है परवेज साहब, वो भी इतना बुरा हमेशा से रहा है। फिर हम एक माफिया का भी हमेशा से जिक्र सुनते रहे हैं। अब आप बताइए कि आम आदमी क्यों सफ़र करे? टैक्स उनके ऊपर लगना, वेल्थ टैक्स की यहाँ पे बात होती है, बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे जहाँ पे इंसेंटिव्स पहले हमने दिए हुए थे, हम कह रहे थे कि हमने वो वापस लेने, लेकिन हम देख रहे हैं कि मज़ीद इंसेंटिवाइज करते जा रहे हैं। किस हद तक इंसेंटिव्स देते हुए आप टैक्स बेस अपनी बढ़ा सकते हैं? पहले तो मुझे लगता है कि हम भूलते जा रहे हैं कि मईशत का मकसद आवाम को रिलीफ देना होता है, आवाम की तरक्की होता है, आवाम की खुशहाली होता है। इस वक्त बातें हो रही हैं कि IMF का प्रोग्राम ठीक चल रहा है, इस वक्त बातें हो रही हैं कि शेख हुसैन साहब ठीक कहा करते थे। बजट जो बनाया गया है वो काफ़ी हद तक ख्वाहिशात पे मबनी है कि जी हम ये चोरी का जिक्र किया ना इन्होंने कि इसको रोकेंगे, टैक्स बेस बढ़ाएंगे, लेकिन सूरत हाल ये है कि आटा महंगा, चीनी महंगी, खाने का तेल महंगा, अब जलाने का तेल भी महंगा हो गया, और सुन ये रहे हैं LPG भी महंगी हो रही है। उस पे मुस्तज़ाद ये कि बिजली
के बढ़ने की खबरें भी आ रही हैं। आजकल सारी समरियां जो हैं वो लगता है आवाम के ख़िलाफ़ होती हैं। कोई एक समरी बिजली के लिए भी जा रही है बढ़ाने की। और इस सब का यानी आप जो इशारे हैं कीमतों के उनको देखें तो मैं अभी देख रहा था वो जो एक सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर होता है तो उसको 5 ग्रुपों के हिसाब से भी देखा जाता है। जो सबसे कम आमदनी वाला ग्रुप है उसमें इजाफा कोई 15% है कीमतों में, जो सबसे ज़्यादा वाला है उसमें 12% है। इसी तरह आप ये देखेंगे कि जितनी भी कीमतें लोगों को अफेक्ट कर रही हैं वो बढ़ रही हैं। यानी फूड जो है कई महीनों से डबल डिजिट में है, ठीक है। और जिस चीज़ को स्टेट बैंक टारगेट करता है, नॉन फ्यूल नॉन एनर्जी जिसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, वो कम है लेकिन वो सूद बढ़ाते रहे। तो सूरत हाल ये है कि इस सारी मईशत की तरक्की के दावों और नए वज़ीर ख़ज़ाना ने को बहुत ऊंची आवाज़ में कहा कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, लेकिन आते ही उन्हें कुछ हक़ाइक़ का सामना करना पड़ा। अब पेट्रोल को ही ले लें, पेट्रोल में पहले ही आधे से ज़्यादा कीमत में टैक्सेस होते हैं। ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का मकसद तो ये था कि अगर कीमत बहुत बढ़ जाए तो हुकूमत उतनी ना बढ़ाए, और अगर कम हो जाए तो बुरे वक्तों के लिए थोड़े से पैसे उसमें बैलेंस आउट करने के लिए आ जाए। वो तो हो गया ज़ीरो। अब वो सेल्स टैक्स भी कम करना चाह रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ भी है, इंपोर्ट ड्यूटी भी इस पर, क्योंकि मैंने कहा ना मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वैसे भी ड्यूटी के अलावा भी बात करना चाह रही हूँ। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है जी, ब्रेक से वापस आते हैं। बहुत एमिनेंट पैनल मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल किधर जा रही है, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सलमान शाह साहब, आपने परवेज़ साहब की और डॉक्टर शाहिद की बातें सुनी हैं। जो इस वक्त हमें प्रॉब्लम नज़र आती है वो ये है कि पॉलिसीज़ हमेशा से ऐसी ही रही हैं। ये हुकूमत कह रही थी कि हम जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमेशा के लिए उससे हम जान छुड़ा लेंगे, सर्कुलर डेट से हम हमेशा के लिए जान छुड़ा लेंगे। शुरू में जो पिछले साल जितनी हम देख रहे थे तारीख में शायद सबसे ज़्यादा लेवी लगाई गई थी, और वो ये कह रहे थे कि ये फैसले हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जो पुराने गलत फैसले हैं उनको रिवर्स कर सकें और चीज़ों को स्मूथली आगे लेके जा सकें। तो आपको लगता है कि वाकई पॉलिसीज़ उसी सिमत में जा रही हैं? जी बिल्कुल। अगर आप मिनट नहीं तो मैं आई थिंक इसका आपको पूरा जवाब दूंगा। जी। सबसे पहले बात यह है कि आपने देखना है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है वो कहाँ पे है। 60% आबादी आपकी रूरल एरियाज में है और रूरल इकॉनमी उन पे डिपेंडेंट है, रूरल इकॉनमी पे। और इस वक्त जो सबसे बड़ा इंजेक्शन रूरल इकॉनमी में गया है कि आपकी जो पैदावार है उसकी कीमतें जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल की कीमतें उनको मिल रही हैं और वहाँ पे खासी एक्टिविटी है और फार्मर्स जो हैं वो बहुत बेहतर पोजीशन में हैं क्योंकि उनकी प्राइसेस बहुत अच्छी मिल रही हैं और उनको इन्वेस्टमेंट भी वो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, ट्रैक्टर्स भी ले रहे हैं और बाकी जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो भी वो ले रहे हैं। सो रूरल इकॉनमी इस वक्त बड़ी एक सही डायरेक्शन में जा रही है। दूसरी तरफ आप देखें कि अर्बन इकॉनमी जो है, जो 40% तकरीबन अर्बन एरियाज हैं और वहाँ से सबसे बड़ा इंजेक्शन जो हुआ है वो रेमिटेंसेस का हुआ है। तकरीबन $9 बिलियन एक्स्ट्रा गए हैं इनटू द अर्बन इकॉनमी। और अर्बन इकॉनमी में उसके साथ साथ रिफॉर्म पैकेजेस जो हैं, इंडस्ट्री के जो इंसेंटिव्स हैं, जॉब्स के इंसेंटिव्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इंसेंटिव्स हैं और ये तमाम के तमाम जो हैं ये अर्बन इकॉनमी में है। जाहिर है कि जब फूड के प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो फार्मर्स की तो इनकम होती है लेकिन जो अखराजात हैं वो अर्बन इकॉनमी में उसका इम्पैक्ट आता है।
और उसमें पूरी जो सप्लाई चेन है उसको दुरुस्त करने के भी तरीके किए जा रहे हैं और उस पर फोकस किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और रिफॉर्म के तरीके लेकिन डॉक्टर से साहब जो रियासती हुकूमती इदारे खुद ही जो सर्वेज करते हैं वो सर्वेज ये बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी शरह है लोगों की, एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है कि जिनके माली हालात बहुत ज़्यादा दिगरगूं हो गए हैं, मतलब वो कुछ बेहतर थे पहले, अभी वो बहुत ख़राब हो गए हैं। जी, इसमें आप देखें कि बहुत बड़ा प्रोग्राम दिया जा रहा है जिसको एहसास प्रोग्राम है, 400-500 अरब रुपया वहाँ पे आ रहा है, जिसमें जॉब्स भी हैं, डायरेक्ट सपोर्ट भी है और उसके साथ साथ हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग की उनको मराद दी जा रही हैं और पूरी एक इकॉनमी जो जिसे कहना चाहिए अंडर प्रिविलेज्ड जो आबादी है उसकी इकोनॉमी को भी रिजुवनेट करने के लिए एहसास प्रोग्राम भी बनाया गया है, जो बड़ी फाइनेंस मिनिस्टर पर्सनली और प्राइम मिनिस्टर पर्सनली उसको हैंडल कर रहे हैं और उसके ऊपर खासी इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसको डिजिटलाइज भी किया जा रहा है और आइडेंटिफाई करके लोगों को डायरेक्ट सब्सिडीज के लिए भी उनको निजाम को तैयार किया जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे कैसे आएगा शाह साहब, कब तक आएगा इन्फ्लेशन पे? रूरल इकोनॉमी है, गरीबों की इकोनॉमी है, बिजनेस कम्युनिटी की इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की रिफॉर्म्स हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं जो पहले इस तरह से कभी नहीं हुई। बड़ी फोकस तरीके से ये काम हो रहा है और इंशाल्लाह ये अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा, क्योंकि इसमें इस वक्त हर पाकिस्तान के एरिया में जो है एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ अगर आप ये देखते हैं कि सीपैक के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी इंक्रीज कर रही हैं, वो फेज़ 2 में चली गई हैं। फेज़ 2 का मतलब है कि एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में ये तमाम जो अब सॉफ्टवेयर साइड है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। आपने सीपैक का जिक्र भी किया, हम देख रहे थे जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी वो पोस्ट स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी के तहत ये सारा कुछ हो रहा है ताकि आपकी इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जाए। ठीक है, और मैं जरा बाकी एनालिस्ट से पूछ लूं कि आप कह रहे हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ एक ओवरहॉल किया जा रहा है। परवेज साहब वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं, चाहे उसमें सीपैक की बात करें, हमने देखा कि हमारे यहाँ बड़ी सरप्लस, वो बम्पर हम कह रहे थे कि बड़ी जी प्रोडक्शन हुई है फसलों की और काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। देखिए एक बात तो सही है ना कि एक शख्स की कीमत दूसरे शख्स की इनकम होती है। अगर एक कीमत बढ़ी है तो जो वो बेचने वाला है उसको फ़ायदा होगा। देखना ये होता है कि ये किसकी इनकम बढ़ी है और किसको फ़ायदा जा रहा है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हमारा जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, जिनकी इनकम कम हो गई है, जो पॉवर्टी में धकेले गए हैं, उनके लिए क्या हो रहा है। और उनका ये है कि ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये कुछ लॉन्ग टर्म हैं। मसलन मैं भी कहूँगा कि ये जो इन्होंने एक बॉटम अप की बात की है, अगर उसमें ये इस बात में कामयाब हो गए कि ये बैंक जो हुकूमत को कर्ज़े दे दे के खूब फल फूल रहे हैं, अगर वो थोड़े से कर्ज़े ये सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू छोटे लोगों की तरफ चले गए तो वो काफ़ी इकॉनमी ऊपर उठ जाएगी। लेकिन उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। उसमें अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि ये बॉटम अप की उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, कोई उसकी तफसील नहीं है। बात उसकी बहुत हुई है और मैं कहता हूँ वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ पता तो चले कि क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं वापस आती हूँ जी। शायद साहब आपसे मैंने तफसील से जवाब लेना है इन दोनों पॉइंट्स का, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और बगैर किसी तमहीद के शाहिद साहब, क्योंकि आपको ब्रेक से पहले वक्त नहीं मिल सका था, तो आप बताइए कि पॉलिसी लेवल के ऊपर आपको भी लगता है कि जो रिफॉर्म्स हो रही हैं बेशक देर से ही सही, लेकिन इसका फ़ायदा होगा आम आदमी को? कतई नहीं होगा, लेकिन मैं बात करूँगा पेट्रोलियम, वो बात पूरी कर लें तो बात हमारा मौजूद है। और देखिए मैंने अभी कहा कि 20 रुपये लीटर अभी मज़ीद इजाफा होना है इस महीने। उसकी बुनियादी वजह ये है
कि इस वक्त बेशतर माशी पॉलिसियाँ ताकतवर तबकों के मुफाद में या उनके दबाव पर बनाई जा रही हैं, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ चाहे कानून तोड़ना पड़े उसके लिए कोई शर्म महसूस नहीं होती, कानून तोड़ा जाता है। अब सलमान शाह साहब ने 2 चीजें रेफर की हैं, मैं एक एक जुमले में आपको बता दूं जी। पहला उन्होंने फरमाया है कि जी बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए हुआ ये था कि फरवरी 2020 में 2 करोड़ 15 लाख खातेदार थे बचत के, जिनके पास 7,000 अरब रुपए बैंकों में जमा किया था नफा नुकसान में शिरकत पर। स्टेट बैंक ने बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A और 40A को तोड़कर उनके मुनाफा आधा करके 500 अरब रुपया उनसे कानून तोड़कर उनको कम दिया, उनकी क़ुव्वत खरीद कम कर दी। और ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो अभी आपने मफाद आम्मा की बात की, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 184(3) उसके तहत मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डाल दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के कानून तोड़ा गया है। 2 करोड़ 15 लाख आदमियों को प्रॉफिट एंड लॉस शेयर के खातों पर मुनाफे की शरह कम की है स्टेट बैंक ने। न बैंकों को इख्तियार था, न मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। इसमें किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। ये खाते थे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। उसमें फरवरी 2020 में उनको मिल रहे थे 11.25। आज जो है जुलाई 2020 से मिल रहे हैं 5.5%। तो आपने तो उनकी क़ुव्वत खरीद कम करके कानून तोड़ के 500 अरब रुपया वापस ले लिया। मैंने गवर्नर स्टेट बैंक को भी पहले खत लिख दिया था, जो प्रेस में भी आ गया। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने फरमाया कि रेमिटेंसेस। अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारा स्टेट बैंक है उसने 8 वर्षों में कम से कम 100 दफे से ज्यादा ये कहा है कि ये कारकुनों की तरसीलात हैं, खुदा के गजब से डरें। 111.4 कारकुनों के लिए नहीं आया है। हुआ यह है कि हमारे पास 8 वर्षों में जो तरसीलात आई हैं 168 अरब डॉलर की आई हैं। उसमें से कारकुनों की आई हैं 30 अरब डॉलर। और ये आपको बता दूं कि इसमें से 120 अरब डॉलर पाकिस्तान से वापस भाग गया है मुख्तलिफ तरीकों से। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने बताया था वो ये था कि 1 साल में अगर आप देखें 2017 में तो 20 अरब डॉलर की तरसीलात आई, और बैंकों के खातों के जरिए से चोरी का पैसा, डाके का पैसा, रिश्वत का पैसा और नाजायज पैसा, उससे 15 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चला गया। हो ये रहा है कि आपके ख्याल से 82 अरब डॉलर आ गए हैं कुछ वर्षों में यूएई और सऊदी अरब से, वो कारकुनों ने भेजे हैं। अगर स्टेट बैंक को पता है कि बड़ी बड़ी रेमिटेंसेज आ रही हैं जिसके लिए 111.4 रखा गया है, वो है 120 अरब डॉलर की तरसीलात, सॉरी जो रेमिटेंसेज आई हैं वो मालदार लोगों की आई हैं। और उसमें ये हुआ है कि वो ये करते हैं हुंडी के जरिए पैसा बाहर जाता है, और जब ये पैसा वापस आता है तो 111.4 है कि उनसे कोई सवाल सिवाय स्टेट बैंक के पूछ नहीं सकता। और एफबीआर के चेयरमैन का ये बयान कुछ अरसे पहले का है कि इस 111.4 की वजह से हमें टैक्सों की मद में कई हजार अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है, शायद साहब आपने ये 2 बहुत ठीक है, आपने जुमला पूरा कर लो। जी जुमला पूरा, कई 100 अरब का नुकसान हो रहा है। तो वो लोग पैसे क्या करते हैं कि पैसा हुंडी के जरिए जाता है और वो वापस आ जाता है। इसी तरह पैसा जायज आता है, उसको प्रॉपर्टी में लगाया, 1-2 साल जो है उसको रखा, मुनाफा कमाया और उसको डॉलर के जरिए बाहर ले गए। ठीक है, जो पॉइंट आप बना रहे हैं वो यही है कि जो ताकतवर तबका उसको ज्यादा इंसेंटिव्स और उसको ज्यादा फायदा। 111.4 जो है ये तो एनआरओ है ना, ये तो एफएटीएफ भी इस पे एतराज करेगा। 111.4 का मतलब ये है कि अगर एक ड्राइवर यहाँ से जो है 2 लाख डॉलर भेज देता है पाकिस्तान, जो अबू धाबी में एक कमरे के मकान में रहता है, तो स्टेट बैंक के अलावा ना आईएसआई पूछ सकता है, न एफआईए पूछ सकता है। खुदा के गजब से डरें, ये काय के लिए आपने 111 परवेज साहब से जरा मैं एक पॉइंट ले लूं। एफबीआर कह रहा है कि ये जो है हुंडी वाले का पैसा वापस आ रहा है और उससे हमें टैक्सों का नुकसान हो रहा है। एफएटीएफ के तहत तो जाहिर है कोई ना कोई कार्रवाई तो हो रही है। हमें तरसीलात, हमारे लिए गलतफहमी ना हो, तरसीलात पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। हमें जो पाकिस्तानी कारकुन भेज रहे हैं उनकी बहुत कदर है, लेकिन आप 168 अरब डॉलर को ये कह रहे हैं कि ये कारकुनों ने भेजा है अच्छा और उसके मुताबिक पॉलिसी बना रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा परवेज साहब से पूछने दीजिए। कारकुनों ने भेजा है पैसा। जी ठीक है, शायद साहब आपका पॉइंट आ गया। परवेज साहब आप कहते हैं कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, उसी जुमले को कंप्लीट कर दीजिए कि कब तक आपको लगता है कि उसका इफेक्ट भी नजर आएगा अगर वो बॉटम अप कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था उसी बॉटम अप की जिसमें उन्होंने ये कहा कि बहुत छोटे कर्जे, छोटे संगठनों, छोटे किसान और आम नौजवान, इन सब को और कुछ 500
अरब की बात हो रही है। हुकूमत उसमें सिर्फ जो इंटरेस्ट है उसको सब्सिडाइज करेगी, लेकिन बैंकों को छोटे लोगों को कर्जा देना आता नहीं है या वो करना नहीं चाहते, उनकी कॉस्ट बहुत होती। तो ये करेंगे वो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स के ज़रिए और ये अखूबत के ज़रिए जिनकी कॉस्ट कम होती है। तो ये अगर चल पड़ा तो इससे आप जो शाहिद साहब ने बात की ना, सब कुछ बड़ों के लिए हो रहा है, तो इससे छोटे लोगों तक पहुंचा जा सकता है। सलमान, और ये उससे फ़र्क है लंगर खानों से और एहसास से। ठीक है, डायरेक्ट जो सपोर्ट है उससे ज़्यादा फ़र्क होगा। सलमान साहब, लास्ट कमेंट आपसे, आप किस तरह से देखते हैं आम आदमी, मैं कह रही थी इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट कैसे आएगा, जो पॉलिसीज आप बता रहे हैं उसका कब तक आएगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक ग्रोथ। इस वक्त वो आई थिंक तमाम इंडिकेटर्स इसी तरफ जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। बैंकों के पास इस वक्त जो लिक्विडिटी है और जिस तरीके से उनकी डिपॉजिट बेस भी बढ़ी है, तो वो एसेट्स बनाने जा रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट भी होगी और इकोनॉमी को तेज़ भी करेगी। रेमिटेंसेस जो हैं वो ऑफिशियल चैनल से इकोनॉमी में आ रही हैं, इकोनॉमिक साइकिल में वो शामिल हो रही हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज अपने अकाउंट्स खोल रहे हैं और छोटे छोटे अमाउंट्स हैं और वो भी बहुत आगे निकल गए हैं। जो बात डॉक्टर परवेज़ ने की है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो है इसको होलसेल बैंकिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और इनके लिंकेजेस माइक्रो फाइनेंस और हाउसिंग। बिल्कुल ठीक है। सलमान शाह साहब, डॉक्टर शाहिद, परवेज़ ताहिर साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। एसएमईज़ को जब तक आप इनकरेज नहीं करते, उनके लिए आप इन्वेस्टमेंट के मौके पैदा नहीं करते, और साथ साथ जो अहम मामला है वो ये है कि इकनॉमिक ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट है या नहीं, ये वो सवाल है जिसका जवाब आज हमने ढूंढने की कोशिश की। आज के लिए इतना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।